हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा ईवीएस का सेक्शन रहेगा। इसको भी हम दो पार्ट्स में करेंगे। ईवीएस के 15 क्वेश्चन एक पार्ट में और सेकेंड पार्ट में आपके अदर जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो ईवीएस का आपका प्रीवियस ईयर का 28 दिसंबर 2021 को जो आपका पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम यहाँ पे PYQS यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको सॉल्व कर रहे हैं। जो पोर्शन है वो इन्वायरमेंट स्टडीज़ का रहेगा। इसमें मैंने आपको टेलीग्राम पे एक इन्वायरमेंट के जो नोट्स हैं उनको मैंने सेंड किया हुआ है वहाँ पे। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इससे जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको वहाँ पर भेजती रहूँगी। ओके, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने नोट्स सेंड करे हैं उन नोट्स को पढ़ना आप, और यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं इसको मिलाना। आपको 100% सेम टू सेम वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपकी NCERT है, आपकी जो 3 to 5 से उससे। और बाद बाकी जो आपका बचा हुआ जो पोर्शन आता है वो आपका आता है 15 नंबर की पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से। तो देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चंस है इसमें इनको हम करेंगे। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है, यानी कि कोई एक रोगी है वो उसका घर कहाँ पर स्थित है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। ओके, मैं आपको पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ चीज़ों को। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या है, अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है बाई पर स्थित है, यानी कि एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वो कहाँ पर स्थित है, बाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब जो रोगी अपने घर से अस्पताल जा सके तो वहाँ के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, है ना। तो अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 800 मीटर की दूरी पर है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, दिशाओं की नॉलेज आपको ईवीएस सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ईवीएस सॉल्व करना है या फिर आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये कौन सा होता है, ये आपका होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, और ये होता है आपका उत्तर, और ये आपका होता है दक्षिण। ओके, अब आप जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन को तो इस तरीके से एक छोटा सा पोर्शन लेके उसमें आप इसको बना लेना, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर, तो पूर्व हमारा किधर जाएगा, इधर। इधर वो कितना चलेगा, 800 मीटर वो वहाँ से चला है। फिर वह बी पर जाता है। ओके, ये आपका ए पर आ गया। फिर वह क्या करता है, बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर। अब यानी कि इसके दक्षिण में 600 मीटर चला है वो। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है, यानी कि बी पर यहाँ आ गया। अब वो कहाँ पर, सी पर जाएगा जो कि पश्चिम में है। तो पश्चिम के लिए हम क्या करेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। तो बी के ठीक पश्चिम में है 150 मीटर, यानी कि थोड़ी सी कम दूरी मान लो, यहाँ तक वो 150 तक वहाँ पर चलता है। और अंत में वह बाई पर अस्पताल में पहुँचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अब सी हमारा यहाँ पे है तो सी का जो उत्तर होगा वो कहाँ होगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर चल के कहाँ पे होगा, 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर मान लो हम पहुँच गए हैं अब। ओके, तो अब वो क्या कह रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा क्या है। अब वो ये पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप कहाँ पहुँच गए हो, अस्पताल में पहुँच गए हो, और यहाँ से जो रोगी का घर जहाँ से कि वो चला था उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो ये आपकी डायरेक्शन है ये, और यहाँ से मतलब ये, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना आप फटाफट फटाफट आप डायरेक्शन देखते जाते और उस तरीके से चीज़ों को पुट करना है वहाँ पे, और उससे आपका क्या है, आंसर यहाँ पर आएगा। तो देखेंगे हम ऑप्शन इसका जो सही है, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, आपका उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो आपका सही इसमें हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से करना है वहाँ पे। हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 62 क्वेश्चन पर।
अब देखेंगे हम, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। जो मैंने आपसे नोट्स शेयर करे हैं टेलीग्राम पे, सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है वो, और वहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो हम देखेंगे हमारा जो भी क्वेश्चन है, तो ऐसी कौन सी पक्षी, ये आपके क्या होते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा हुआ है और आपके दिमाग में चीज़ें हैं तो आप इसको कर लोगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पे छोड़ के आने पड़ेंगे, या तुक्का लगाओगे तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे मैना एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। अब आपने देखा कितनी सिमिलरिटी है इन दोनों क्वेश्चंस में, एक अपने झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है और एक गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। तो ये पक्षियों से ही आपके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके मिल गए हैं यहाँ से, आपके पक्षियों से। किससे? पक्षियों से। तो आप एनसीईआरटी को आप बिल्कुल पढ़ना नहीं भूल सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ईवीएस में अपने 25+ नंबर चाहिए तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ही, आपको बहुत ढंग से उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, उल्लू। उल्लू क्या है? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह जो आपकी लिपि आधारित होती है, ये किस पर आधारित होती है? तो हम यहाँ पे देखेंगे, बात करी है इन्होंने किसकी, ब्रेल लिपि की इन्होंने बात करी है यहाँ पर। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं तो वो छू कर, यानी कि टच करके वहाँ पे उनकी उनकी जो लर्निंग होती है, जो उनकी पढ़ाई होती है, उसको किया जाता है। तो वही उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। तो इसके, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या, कितने बिंदु होते हैं? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, आपके 6 बिंदु यहाँ पर होते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम इसमें, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों में भारी वर्षा होने के कारण, है ना, होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं और इन घरों में बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। ये आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। मैंने जो नोट्स शेयर करे हैं वहाँ पे आप उनको, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनसे आप लोगों के पेपर में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। तो देखेंगे हम इसमें क्या है, सभी तरीके के घर बताए हैं कि बच्चे मतलब स्कूल जाने के लिए साधन क्या होते हैं वो बताया, पक्षियों के बारे में बताया, हाथी के बारे में एक आध फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से आपसे पूछ ही लिए, स्लॉथ क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इसमें, असम, है ना। तो असम में आपको पता है पहले तो चेरापूंजी था, लेकिन अब असम में ही मौसिन राम करके एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो घर हैं वो किस पे बनाए जाते हैं, बांसों पर, यानी कि ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ताकि जब भी पानी वानी की समस्या हो तो वहाँ पर पानी घरों में ना घुसे। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान है आपके जितने भी, मैं इनका एक पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगी और आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से आपसे अब जिम कॉर्बेट पूछा है तो कभी आपसे हेली नेशनल पार्क, आपसे जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, कुछ भी पूछ सकता है फिर वहाँ पे, तो उनको एक बार आप अपनी नज़र में डाल लीजिएगा। तो ये जो आपका है सीधा सीधा उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें 67 है आपका, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक क्या है, भिन्न है। ओके, मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। आप ये देखो कि मकान से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, पक्षियों से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। किस तरीके से ये मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चंस को उठा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको देखना है यहाँ पे। फर्स्ट है ए, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की जो आपको मंजिल होती है आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के
और छत सपाट होते हैं। फर्श किसकी होती है? लकड़ी की, और छत इनकी क्या होती है? सपाट होती है। तो ऐसे जो मकान बनते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है, वहाँ पे भेड़ वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं लेह लद्दाख में, तो उनका एक जो घर नीचे बना देते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर, इसमें आपके जानवर रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सामान वगैरह, और ऊपर की उस पर ये खुद रहते हैं। तो ये आपका इसमें सही है। मनाली हिमाचल में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। ये आपका क्या गलत होगा? देखो, आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में आपका बर्फबारी भी होती है, वहाँ पर बारिश भी होती है, तो इन्होंने उसका आधा दिया है। मकान को लकड़ी पत्थर से बनाया तो जाता है बस, पर वहाँ की जो छत होती हैं वो कैसी होती हैं? वो आपकी मतलब इस तरीके से ढलान नुमा होती हैं ताकि बर्फ उन पर ना टिके और वो नीचे वहाँ से खिसक जाए। तो ये आपका ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत हो गया है। अगर आपको जरा सी भी फैक्ट से आप चूके तो आपका पूरा क्वेश्चन इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली, क्योंकि वहां पे कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं, तो इसीलिए ये वाला भी आपका सही। तो ए और सी इसमें आपका बिल्कुल ही सही है। जिसमें भी ये वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। अब देखो, इन्होंने अभी तक पक्षियों से पूछा था, अब इन्होंने किस पे पूछ लिया है? अब ये आ गए हैं आपके जीवों पर। ओके, देख, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें क्या है? बतख पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा क्या है इनमें से अलग है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, आपका थर्ड, जहां पर आपका दिया गया है क्या? कौवा। ओके, चलियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाते हैं, तो बिल्कुल एक लाइन भी चेंज नहीं करते हैं, आपको सिर्फ वहां से फैक्ट उठाएंगे और यहाँ पर गलत करना होगा तो थोड़ा सा इधर उधर करके आपको फंसा देंगे उसमें। इस तरीके से ऑप्शन भी उसके दिए होते हैं। एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं, और उसमें क्या होता है फिर? 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। यहाँ पर है किसी यानी जो बूढ़ी बुजुर्ग हथनी होती है वो उस मतलब झुंड की क्या होती है? मुखिया होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, बिल्कुल सही है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, नहीं इससे ज़्यादा रहते हैं थोड़ा सा। और एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। 20-25 नहीं, इनकी संख्या में कुछ है, थोड़ी सी कम या ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो जो आपका सही है यहाँ पर वो आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, सी एंड डी। इसमें क्या है? आपके कथन सही है। ओके, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। ये सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ मधुमक्खी के बारे में आपको बताया जाएगा, मधुमक्खी पालन हमें कब करना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी किस में है? एनसीईआरटी में सीधे सीधे दी गई हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी से मार्च। देखो, मधुमक्खियों को पालने का समय ठीक वो होता है जहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी होगी और ना ही ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अक्टूबर से दिसंबर तक, है ना, आपका थोड़ा सा नम मौसम भी रहता है और ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी वहाँ पे नहीं होती, तो ये आपके लिए मौसम जो है बढ़िया है मधुमक्खी पालन के लिए। उसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखेंगे, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 यानी कि 16 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20-20, अब 20-20 का मतलब यहाँ पे क्या है? 12 + 8 20, यानी कि 8:20 PM। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। अगर इस तरीके से नहीं नॉर्मल दिया होगा तो इसका मतलब है कि AM। ओके, 12:20 चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को, 17/10/2021 को, यानी कि पूरे दूसरे दिन वहां पे 16:20 यानी कि 4:20 पर पहुंची जाके। 8:20 शाम को वो बैठे थे और वो दूसरे दिन कितने पे पहुंची जाके? 4:20 पर, यानी कि 4:20 PM। ओके, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं इसको PM, है ना। तो देखो, पहले तो आप ये देखो
जब आप 8:20 शाम को चले तो फिर मॉर्निंग के भी तो 8:20 हुए होंगे यहाँ पर, तो कितने हो गए घंटे, 12 घंटे हो गए, है ना। फिर उसके बाद आप 8:20 के बाद जोड़ लो कितना टाइम हो रहा है, 8:20 के बाद 9:20, 10:20, 11:20, 12:20 और 1, 2, 3, 4:20, यानी कि पूरे आपके कितने घंटे हो गए यहाँ पे, 8 घंटे ये हो गए। तो आपके कितने हो गए, 12 और 8 कितने हो गए आपके, 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे आपको कहाँ पे लग गए, रास्ते में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे फिर ये क्या कह रहे हैं हमसे, यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल हमसे पूछी गई है। और ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि फिर वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने 15 से 25 मिनट्स अपने रिजर्व रखना हमेशा पेपर में, ताकि आपको बाद में कोई भी चीज़ वहाँ पे छोड़नी ना पड़े और इस मतलब टाइम की कमी की वजह से आपका पेपर नहीं छूट जाए वहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया यहाँ पर 20 घंटे उसने क्या किया था, ट्रैवल किया था, और 1440 किलोमीटर क्या है आपकी दूरी है। तो आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जीरो से यहाँ पर आपकी ये जीरो चली गई, अब इसको 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, यानी कि आपका 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपकी चाल आ गई है। लेकिन अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन किस में दिए हैं, आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिए हैं। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड बनाना होगा तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 5/18। ओके, तो हम इससे 18 से काट देंगे, 4 बार जाएगा, तो 4 5 से यहाँ पे हो जाएगा आपकी 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, यानी कि कोलकाता क्या है आपका, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। देखो, मैं यहाँ पे नक्शा तो नहीं बनाऊंगी, मैं आपको इस तरीके से खींच के बता देती हूँ। मान लो ये आपका क्या है, इंडिया है। ओके, सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल यहाँ कहीं पे है, बांग्लादेश के पास में। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपकी दिल्ली होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है क्या, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है आपकी, चंडीगढ़। तो जब हम यहाँ से यहाँ के लिए रेखा खींचेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और आपका ये दक्षिण है। तो यहाँ पर जो इधर को रेखा जाएगी वो आपको क्या हो जाएगी, पूरब, पश्चिम और उत्तर। तो यानी कि उत्तर पश्चिम इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका फोर्थ ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन ही इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को वहाँ पे करना है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और गलत भी ना हो। प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर निकालना आपके लिए थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए, यानी कि प्याज पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मृदा को मतलब थोड़ा सा नरम करेंगे, मृदा को गुड़ाई करना इसको बोलते हैं हिंदी में, वो करेंगे हैं ताकि हमारा खेत जो है हमारी फसल के लिए एकदम अच्छा हो जाए। तो आपका फर्स्ट देखना, मैं सॉल्व इसको किस तरीके से करती हूँ, आप उस चीज़ को नोटिस करना। ओके, मैं देखूंगी यहाँ पे क्या देखूंगी, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका डी आएगा, तो डी आप तो आपका सभी में है। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियां हटाना, वो तो जब लगेगा तब हटाएंगे ना, उखाड़ेंगे तो जब फसल लगेगी तब उसको उखाड़ेंगे भाई। तो यहाँ पे आपने मृदा सही कर ली, अब उसके सेकंड काम हमारा होता है बीज बोना। तो आपका ए जिसमें होगा वो सही है, और तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है, तो DAE प्याज को उखाड़ कर निकालना, ये तो भाई तब निकालेंगे ना जब वो लग जाएगा वहाँ पे। तो जहाँ पर ई है वो भी आपका गलत हो गया, अब हमें नहीं देखना है, हमारा ऑप्शन जो सही था इसमें कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो आपको इस अप्रोच से वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाह बबूल वृक्ष में नहीं पाया जाता है। ये देखो सीधे सीधे NCERT से क्वेश्चन उठाए गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप NCERT को जरूर फॉलो कर लेना अगर आपको EVS में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि 15 नंबर का
सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी से, और बहुत ही ईजी देते हैं। मतलब अगर आपने एक बार भी ढंग से पढ़ लिया ना तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर रह जाएंगी। ओके, तो देखेंगे हम इसका। तो इसमें क्या होता है, एक ओक वृक्ष पाया, मतलब पौधा पाया जाता है कहाँ पे, रेगिस्तान में। ओके, अब रेगिस्तान के हिसाब से हम देखेंगे उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको। जड़ों को अत्यधिक, इसके हाँ इसकी जड़ें जो होती हैं वो अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, और जड़ों में क्या हो जाता है, जड़ें अपने मतलब जड़ें, तना जो होता है जड़ों से आकर के तने में इसका पानी एकत्रित ये कर लेता है। तो पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी आपका सही है, और सही है तो गलत है, सही है तो गलत हो गया। उसके बाद है पत्तियां बहुत कम होना। हाँ जी भाई, रेगिस्तान में है तो पत्तियां काफ़ी कम होती, तो ये सही है आपका, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, बहुत सारी पत्तियां। भाई रेगिस्तान में बहुत सारी पत्तियों वाले, पहले बात तो वहाँ पे पानी नहीं है तो पत्तियां वहाँ पे बढ़ती ही नहीं है। पत्तियां वहाँ पे बढ़ती हैं जहाँ पर पानी एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये अभी के लिए। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखो इसके लिए आपको क्या है, आपको थोड़ा सा मैप भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैप से आपने देखा अभी 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आपके मैप से ही पूछे गए। आपको कम से कम लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमारे पूरब में कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन से हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं। तो ये थोड़ी सी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपसे पूछा था कि चंडीगढ़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल से रेखा खींच देंगे। तो जब तक आपको लोकेशन पता नहीं होगी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व वहाँ पर नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ से तो आपका स्टार्ट होता है, ये आपके क्या है, ये गुजरात है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये छोटा सा यहाँ पे गोवा होता है आपका। और उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका लगभग आएगा। उसके बाद आपका ये पतला पता यहाँ से आ जाता है केरला। केरला के बाद यहाँ पे आपका ये आता है आपका तमिलनाडु। क्या आता है, तमिलनाडु। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तमिलनाडु के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से यहाँ जाएगा, ये आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ओके, तो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इसके तटवर्ती राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। फर्स्ट में आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तो हमारा ऊपर रह गया, तो इस वजह से आपका ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये आपका इसमें क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे गुजरात दूर है वहाँ से, यहाँ पड़ जाता है, ऊपर पड़ जाता है। उड़ीसा आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, तो ये उड़ीसा की वजह से गलत है। तो आपका ऑप्शन जो सही है इसमें वो कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है आपका। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश इस साइड, ये कर्नाटका है, और ये यहाँ पे आपका केरला, और ये आपका तमिलनाडु राज्य यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अपना जो आपका जो भी फीडबैक है, आपको जो भी समझ आया, नहीं समझ में आया, क्या डाउट हो रहा है आपको, आप कुछ भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।